वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम फसलों का वर्गीकरण देख रहे थे और रबी की फसल, खरीफ की फसल और साथ ही साथ जायद फसल। तो ये वर्गीकरण हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखो यहाँ से स्टार्ट किया था खाद्यान्न फसलें, वर्गीकरण देखा, उसके बाद रबी की फसलों के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब एक एक करके हम खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसलें आप सब जानते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? मुख्य फसल में, खरीफ की फसल में चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुर है, इसको तुअर या फिर अरहर भी कहा जाता है, दाल ही होती है एक प्रकार की, और मूंग दाल है, उड़द दाल है, कपास है, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब शामिल है। तो अधिकांश तौर पर दालें मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा ये मोटे अनाज हो जाते हैं। साथ ही साथ सोयाबीन जिसमें प्रोटीन होता है, मूंगफली प्रोटीन होता है, जूट और कपास, ये सब कब? खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना। इनको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। अब भारत में अलग अलग प्रकार की, जैसे कि चावल है, धान है, इसकी कई सारी किस्में पाई जाती हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। किस्में एग्जाम में पूछ लेते हैं, गेहूं की किस्में पूछ लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने गेहूं और जौ के बारे में पढ़ा था। आज हम खरीफ की फसलें पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके इनसे संबंधित तथ्य भी देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है भारत में धान की प्रमुख किस्में। धान की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो जमुना है, ठीक है, जमुना, यमुना नदी का नाम, उससे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये धान की किस्में हैं। कृष्णा, कावेरी, कुछ तो नदियों के नाम ही हो जाएंगे। हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना, ठीक है। अधिकांश तौर पर आप देख रहे होंगे ये स्त्रीलिंग सारे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो लड़कियों के नाम है। तो अधिकांश तौर पर ये जो स्त्रीलिंग में है ये सब धान की किस्में हो जाएंगी। रत्ना, बाला, अन्नपूर्णा, पद्मा, विजया, हंसा, कावेरी, कृष्णा, जगन्नाथ, कांची, जया, करुणा, जमुना, ठीक है ना। तो ये है धान की फसलें। इसके बाद चावल। तो चावल के बारे में जानते हैं। चावल ग्रैमीनी कुल का एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ग्रैमीनी कुल की फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत की मानसूनी जलवायु में इसकी अच्छी कृषि होती है, ठीक है ना। भारत में अच्छा खासा इसको उगाया जाता है, चावल को, गेहूं की अच्छा उत्पादन भारत में होता है। चावल हमारे देश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गर्म और आर्द्र जलवायु हेतु उपयुक्त होने के कारण इसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, चावल खरीफ की फसल है, देश की प्रमुख फसल है। अब अधिकांश हमारे देश का, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत का ले ले, दक्षिण भारत में ले लें, जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ पर तो अधिकांश तौर पर चावल ही खाया जाता है। गेहूं से ज़्यादा चावल वहाँ पर खाया जाता है, ठीक है, जैसे साउथ में आप सब जानते ही होंगे। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ये डेल्टा कहाँ पर मिलेगा आपको? दक्षिण भारत में ही मिलता है। तो यहीं पर चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। चावल के कटोरे के नाम से इसको जाना जाता है। चावल के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं हैं, ठीक है ना। भौगोलिक दशाएं माने कि तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं भौगोलिक दशाएं में। तो ये भौगोलिक दशाएं हर एक फसल की हमने पढ़ी थी, गेहूं की पढ़ी, जौ की पढ़ी, तो चावल की भी याद रखना है। सभी की भौगोलिक दशाएं याद नहीं रखना, जो प्रमुख फसलें हैं उनको याद रखना है। क्योंकि चावल भारत की सबसे प्रमुख फसल है, इसलिए याद रखना है। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो मिट्टी कैसी हो? चिकनी उपजाऊ मिट्टी हो, गर्म जलवायु हो, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, और प्रारंभ में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो और बाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये सारी जो है ये भौगोलिक दशाएं चावल की फसल के लिए आवश्यक है। अब ये भौगोलिक दशाएं जिन जिन क्षेत्रों में मिलेंगी वहाँ वहाँ चावल का उत्पादन अच्छा होगा, ठीक है। चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, ये सब कहाँ मिल रहा है? दक्षिण में ज़्यादा मिल रहा है, तो दक्षिण में अच्छी खासी इसकी पैदावार होती है। पश्चिम बंगाल में चावल अच्छा खासा उगाया जाता है, ठीक है, वर्षा अच्छी होती है। सारी चीज़ें, ये सारी जो टेम्परेचर है, वर्षा है, चिकनी मिट्टी है, गर्म जलवायु है, सब यहाँ पर जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ वहाँ चावल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। 3 फसलें यानी कि किस्म कौन कौन सी? ओस सितंबर अक्टूबर में, अमन जाड़ा एवं बोरो गर्मी में, ठीक है। ये 3 फसलें, एक तो ओस के समय सितंबर अक्टूबर में उगाई जाती है, अमन मतलब जाड़े के समय में, और बोरो गर्मी के समय उगाई जाती है। कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया थी। इसको कृषि निदेशालय ने विकसित किया था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये कड़क उड़ीसा में देखने को मिलेगा।
कटक, कटक नहीं, कटक उड़ीसा, उड़ीसा में कटक है जहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। अनुसंधान केंद्र अलग से भी आपको पढ़ाया जा चुके हैं, तो एक अलग से भी आपको वीडियो अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। अदरवाइज इसको अभी कुछ टाइम बाद फिर से पढ़ा दिया जाएगा, तो वहाँ पर सारे अनुसंधान केंद्र जितने भी भारत के हैं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, फसलों से रिलेटेड, औषधि से रिलेटेड और भी सारी चीज़ों से रिलेटेड सबको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हालांकि याद रखें, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में है, उड़ीसा के। वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन यानी कि आनुवांशिक परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का भी विकास किया है। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एक गोल्डन राइस है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है ना। तो ये किसको? ये आनुवांशिक परिवर्तन करके विकसित किया गया चावल है, गोल्डन राइस। एग्जाम में ये पूछ चुके हैं, जिसमें पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें बीटा कैरोटीन मिलता है। क्लियर है? आइए अगली फसल देखते हैं। अगली फसल है ज्वार। ज्वार भी एक मोटा अनाज है। ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब मोटे अनाजों में गिने जाते हैं। ये मोटा अनाज है जिसकी कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के की जाती है। मतलब अगर पर जहाँ पर भी वर्षा थोड़ा बहुत भी हो रही है, सामान्य वर्षा है, तो भी वहाँ पर ज्वार उगाया जा सकता है। जैसे आप राजस्थान देखते हैं, राजस्थान में अधिकांश सूखा पड़ जाता है। वहाँ पर क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वर्षा थोड़ा कम होती है, तो वहाँ पर मोटे अनाज ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसके लिए उपजाऊ जलोढ़ अथवा चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। इसकी वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। ज्वार की फसल भारत के अधिकांश राज्यों में खरीफ की फसल है, ठीक है, अधिकांश तौर पर खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल है, इसका मतलब क्या है? अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाएगा और उसके पहले मार्च अप्रैल में इसको बोया जाएगा, ये इसका मतलब हो जाता है। इसके बाद देश में ज्वार की 3/4 से अधिक क्षेत्र मात्र 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में विस्तृत है। और देश के लगभग 80% ज्वार का उत्पादन ये करते हैं। मतलब 3/4 एक लगभग 80% ज्वार का उत्पादन देश के किन राज्यों में होता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि अलग से भी आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय कवर करवाए जाएंगे, जिसमें आपको जो जितने भी फसलें हैं, फसलों के उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में प्रथम है, विश्व में कौन सा प्रथम है, ये अलग से वीडियो आएगा, तो वहाँ पर कवर कराएंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपको लगातार मिलते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जो चीज़ें मिलती हैं उनको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लें और अच्छे से उनको याद कर लें। इसके बाद अगली फसल है बाजरा। बाजरे की गणना भी मोटे अनाजों में होती है, एक मोटा अनाज ही इसको कहा जाता है। ज्वार से भी अधिक शुष्क दशाओं में इसको पैदा किया जा सकता है। बाजरा के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं? बलुई मिट्टी होनी चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो। अब ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, इन सब जगह पर बाजरे की खेती की जाती है बड़े पैमाने पर। बाजरे की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? बाबापुरी, मोती, HB3, HB4, T55 और CO1। ये सब कितनी, ये जो है, ये सब बाजरा की किस्में हैं, बाजरा की प्रजातियां हैं, याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगली फसल है मक्का। मक्के की उत्पत्ति पाइकॉन से हुई है, ठीक है, आप इसको कॉर्न भी कहते हैं। यह एक उभयलिंगी पौधा होता है। भारत के अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्रों में मक्के का उपयोग प्रमुख खाद्यान्न के रूप में भी किया जाता है। मक्का के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं: गर्मी का लंबा मौसम जहाँ पर गर्मी ज़्यादा दिनों तक हो, साफ आकाश होना चाहिए, मतलब कि वर्षा ना हो, अच्छी वर्षा हो, मतलब वर्षा हमेशा ना हो, एक किसी मौसम पर अच्छी वर्षा हो, एक समय पर हो, और साफ आकाश रहे। इसके बाद तापमान कितना हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी हो। तो जहाँ पर ये भौगोलिक दशाएं मिलेंगी वहाँ पर मक्का उत्पादित किया जाएगा। अन्य धान्य फसलों की अपेक्षा इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है, मतलब स्टार्च इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछ चुके हैं कि निम्नलिखित दी गई फसलों में सबसे ज़्यादा स्टार्च किसमें होता है? तो मक्का में होता है। आप देखते हैं जैसे कि अधिकांश सब्जियां बनाई जाती है तो उनकी ग्रेवी में इसको डाला जाता है, मक्के का जो आटा होता है, ठीक है ना, उसको डाला जाता है। जैसे अरारोट भी है या फिर मक्के का आटा, उसको डालते हैं किसके लिए? गाढ़ापन करने के लिए। पनीर की सब्जी है, सूप आपने पिए होंगे तो सूप में भी इसको डालते हैं, उसमें थोड़ा सा थिकनेस लाने के लिए, गाढ़ापन लाने के लिए ग्रेवी में इसको डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद अगली फसल है कपास। कपास एक मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में इसकी 2 प्रजातियां हैं। प्रथम देसी कपास अर्थात गासीपियम अर्बोरियम एवं गाहरवेरियम, ये 2 प्रजातियां हैं इसकी, इनको देसी कपास कहा जाता है। इसके बाद एक होता है अमेरिकन कपास, न्यू वर्ल्ड कॉटन जिसको कहते हैं, अर्थात गाहिर सुटम और वारविंडस, ये 2 अजीब से नाम हैं।
तो इनको बस एक बार पढ़ लेंगे, याद रह जाएंगे आपको कि कपास की प्रजातियां हैं। एक अमेरिकन कपास है, एक देसी कपास है। देसी कपास की ये दोनों प्रजातियां हैं और अमेरिकन कपास की प्रजाति है गाहिर सुटम और बार वेंडेंस। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में की जो लावा निर्मित काली मिट्टी है उस क्षेत्र में कपास सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। कपास की कृषि होती ही काली मिट्टी में है, रेगुर मृदा भी जिसको कहा जाता है। कपास की कृषि के लिए क्या क्या चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री तापमान चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भौगोलिक दिशाएं याद रखनी है। उच्च तापमान चाहिए, 200 दिन की पाला और ओला रहित अवधि चाहिए, और ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये अवधि कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं तो याद रखना है। स्वच्छ आकाश चाहिए, तेज और चमकदार धूप चाहिए, और साथ ही साथ 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये सारी भौगोलिक दशाएं कपास की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। भूरी काली दोमट मिट्टी और लाल और काली मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। सस्ता श्रम भी कपास की कृषि के लिए एक आवश्यक है। सस्ता श्रम भी कपास की कृषि के लिए प्रमुख आवश्यक है क्योंकि इसमें श्रम लगता है। कपास क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो भारत के क्षेत्रफल में कई सारे हिस्से में कपास उगाया जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पहले स्थान है कपास के क्षेत्र में। उत्पादन की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो भारत में कई सारे इलाके में कपास उगाया तो जाता है, लेकिन उसका उत्पादन अगर देखें तो उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अब कई बार इसलिए क्योंकि फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो काफ़ी कठिन है। 200 दिन की पाला रहित ओला रहित अवधि चाहिए, ये होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कई बार नुकसान भी हो जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मिलकर देश के 60% से अधिक कपास का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ कहाँ कपास का उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ये सब जगह पर कपास का उत्पादन होता है। आप देखते हैं गुजरात में ज़्यादा मिल है कपड़ों की, क्यों? कपास से ही तो कपड़ा बनता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब जगह पर कपास उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, क्योंकि कपास एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है। इससे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, पीसीएस वाले अधिकांश तौर पर पूछते ही हैं। अगली फसल है जूट। जूट एक रेशेदार फसल है, इससे बोरे, रस्सियाँ, कालीन, कपड़े आदि बनाए जाते हैं। जूट की उत्तम कृषि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, और दोमट और कछारी मिट्टी चाहिए, सस्ता श्रम भी चाहिए। जूट की फसल तैयार होने में 10 से 11 महीने लगते हैं। कितने? 10 से 11 महीनों में ये फसल तैयार होती है। औसत उपज पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक और फिर बिहार में सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर उत्पादित होता है? पश्चिम बंगाल में, और फिर बिहार में सबसे कम होता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर इसकी खेती होती है? ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में, ये जो तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी खेती होती है। केवल पश्चिम बंगाल देश की कुल जूट उपज का लगभग 80% उत्पादित करता है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। कितना प्रतिशत? 80%। इसके अलावा बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये सब जूट उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद है तिलहन। हमारे देश में तिलहनी फसलों की कृषि प्रायः अनुपजाऊ मिट्टी एवं वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में की जाती है। रबी और खरीफ दोनों समयों में तिलहन की कृषि की जाती है। सरसों रबी की प्रमुख फसल है। सरसों रबी की फसल है, ये खरीफ की नहीं है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। और मूंगफली, अब यहाँ तिलहन की बात हो रही है, चूंकि सरसों भी तिलहन है, मूंगफली भी तिलहन है, लेकिन सरसों रबी की फसल है और मूंगफली खरीफ की फसल है। तिलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिलहनें उत्पादित की जाती है, तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तिलहन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि दालें हो गई, सारी दालें हो गई, मूंगफली जहाँ पर जिसमें प्रोटीन होता है, सोयाबीन, मूंगफली, इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को इसलिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। इसके बाद अगला है दालें। शाकाहारी भोजन पसंद करने वाली जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति सबसे ज़्यादा दालों से ही होती है। प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत होता है दाल। हमारे देश में रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दाल की कृषि की जाती है। फलीदार पौधा होने के कारण दालें मिट्टी में नाइट्रोजनी तत्वों की आपूर्ति भी करती है और उसकी उर्वरता को भी बढ़ाती हैं। तो ये क्या करती हैं? वैसे हमें तो पोषण देती ही हैं खाद्यान्न के रूप में, साथ ही साथ ये मिट्टी में भी उर्वरता को बढ़ाती है, मिट्टी में भी नाइट्रोजन तत्वों की आपूर्ति करती हैं। इसी कारण इसे अन्य फसलों के साथ उगाया जाता है। दालों का उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद अगली फसल है गन्ना। गन्ना जो है ये, इसका जन्म कहाँ पर? जन्म स्थान भारत ही है। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। अब ये गन्ना क्या है? ये खरीफ की फसल नहीं है, गन्ना क्या है? नगदी फसल है। गन्ना, चाय, ये सब नगदी जायद फसलों में आ जाता है, तो यहाँ से नगदी और जायद फसलें शुरू हो गई। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल होने के कारण इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत वार्षिक तापमान चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। ये इसकी आवश्यक भौगोलिक दिशाएं हो गई। गन्ने की फसल तैयार होने में होते समय वर्षा का अभाव काफ़ी लाभदायक होता है,
क्योंकि इसमें शर्करा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके अलावा भारत में गन्ने का लगभग 90.2% क्षेत्र सिंचित है। अब कहाँ कहाँ पर गन्ना उत्पादित किया जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। केवल उत्तर प्रदेश अकेले ही देश के लगभग 45% गन्ने का उत्पादन करता है, बाकी के सारे राज्य मिलकर 55% हो जाएंगे। तो ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, उसके अलावा भी और कोई प्रश्न नहीं पूछे गए। फसलों से पूछ लिया जाता है, इसका जन्म स्थान भारत है। ये कुछ चीज़ें बस याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ते, अगली फसल है चाय। वर्तमान समय में भारत की एक प्रमुख पेय फसल है। पेय यानी कि जिसको पिया जाता है। चाय को आप क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। इसकी भौगोलिक दशाएं कितनी है, क्या है, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, अच्छी खासी वर्षा। 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का उच्च तापमान चाहिए। हरी और गंधक युक्त मिट्टी भी चाहिए। यह एक श्रम प्रधान, मतलब जहाँ पर श्रम ज़्यादा लगता है, श्रम प्रधान कृषि है। और इसमें पत्तियों की चुनाई के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। अब इसको मशीनों से नहीं चुना जा सकता। देखो कई सारी फसलें हैं, उनकी कटाई, धुलाई, सारा कुछ आप मशीनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें श्रम कम लगता है। एक व्यक्ति कई सारे लोगों का काम कर लेगा मशीन चलाकर। लेकिन कुछ फसलें होती हैं जिनमें श्रम ही लगता है, मशीनों से काम नहीं हो पाता। तो ऐसे ही एक चाय उनमें से एक फसल है जिसमें श्रम ज़्यादा लगता है। जल प्रिय पौधा होने के बाद भी इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। इसी कारण इसकी खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है ताकि पानी निकल जाए। ठंडी हवा और पाला चाय की कृषि के लिए हानिकारक होता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी और सुरमा नदी घाटी में चाय की उन्नत कृषि की जाती है। वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का गठन किया गया था। इसमें भारत के अतिरिक्त केन्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रवांडा, मलावी, ईरान और चीन शामिल थे। तो ये सब इसमें आए थे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादन मंच जिसका गठन है उसमें ये सब शामिल हुए थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलंबो में है। चूंकि अभी 2013 में हुआ है, काफ़ी पुराना हो गया है, तो पूछने की संभावना कम ही है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। तो बस इसके लिए याद क्या रखना है आपको, इसकी कृषि कहाँ कहाँ पर होती है, कैसे क्षेत्रों में होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके लिए स्पेशल हैं, जैसे कि श्रम ज़्यादा लगता है, पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती होती है क्योंकि इसमें की जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों याद करना है, इन सारी चीज़ों को याद करना है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली फसल है कहवा। कहवा का उत्पादन कहाँ पर होता है, जहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान हो। वर्षा कितनी, 150 से 250 सेंटीमीटर। पर्वतीय और दोमट मिट्टी हो। लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। हमारे देश में 2 प्रकार की कहवा की कृषि होती है। एक होता है अरेबिका कॉफ़ी और दूसरा है रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी देश के कुल कॉफ़ी फसल क्षेत्रफल का 60% भाग पर होता है। कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में 60% कहवा उगाया जाता है। कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है, मतलब कि कहवा कहाँ पर, दक्षिण भारत में ही अधिकांश तौर पर उगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। अगली फसल है रबड़। रबड़ का जन्म स्थान कहाँ पर है, ब्राजील में है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। वृक्ष के दूध या लैटेक्स से रबड़ की प्राप्ति होती है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि रबड़ की प्राप्ति किससे होती है, तो लैटेक्स एक होता है वृक्ष का दूध, उससे रबड़ बनता है। 1902 में केरल में पेरियार नदी के किनारे इसके वृक्ष लगाए गए। रबड़ उत्पादन उत्तम कृषि के लिए, मतलब इसके लिए उत्तम कृषि, अगर रबड़ का उत्पादन करना है तो कितना तापमान, कितनी वर्षा होनी चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो, वर्षा ज़्यादा हो, और मिट्टी कैसी हो, लाल लेटेराइट मिट्टी हो। चिकनी मिट्टी में भी हो जाता है, दोमट मिट्टी में भी हो जाता है। साथ ही साथ अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो ये रबड़ के लिए भौगोलिक दशाएं हैं। दक्षिण भारत में इसकी सबसे उपयुक्त दशाएं मिलती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है, याद रखना है। इसके बाद अगली फसल है तंबाकू। तंबाकू एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसतन तापमान कितना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा चाहिए 50 सेंटीमीटर। मिट्टी चाहिए बलुई मिट्टी। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहा जाता है, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध और लचक आदि गुणों का विकास हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रचाई कहते हैं। अगली फसल है नारियल। नारियल कोकोनट। नारियल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु पौधा है। इसके लिए तापमान कितना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 150 सेंटीमीटर चाहिए। पाला और सूखा रहित तटीय जलवायु चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी चाहिए और हल्की रेगुट मिट्टियों की इसके लिए आवश्यकता होती है। अब ये जो है, ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी और पहाड़ी ढालों के सहारे 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। नारियल से जो गरी प्राप्त होती है, उसके गरी से जो तेल निकलता है, उस तेल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कोकोनट ऑयल बालों में लगाया जाता है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका यूज़ साबुन बनाने में करते हैं।
कच्चा माल और वनस्पति घी आदि इससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो साउथ में तो इसका यूज़ खाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। मतलब अगर पूड़ियाँ तलनी है, कुछ भी अगर करनी है, चिप्स तलने हैं तो कोकोनट ऑयल में तले जाते हैं। तो देश के 3 दक्षिण राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर नारियल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसका प्रतिशत कितना है? 83.2%। मतलब देश का सबसे ज़्यादा नारियल केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में ही होता है। सबसे ज़्यादा यहीं पर इसका उत्पादन किया जाता है, क्योंकि आवश्यक दशाएं यहीं पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी। कुछ फसलों के बारे में देखा, अधिकांश तौर पर हमने लगभग सारी फसलें देख ली जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में, जिनको बार बार पूछा गया है। खरीफ की फसल देखी और रबी की फसल हम पहले पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं। तो जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, न्यूली अपलोडेड वीडियो के नाम से एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर दिए गए, इन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।